सेक्शन डी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। A part give reason why carbon can neither form C4 plus cations nor C4 minus anions but form covalent compounds। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो 2 and 4, राइट। यानी इसकी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल शेल में 4 हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लूज करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ेंगे, तब ये कैटायन बनाएगा C4 प्लस। अब ये तुम्हें पता है कि जो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो कितना है 6 है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी अभी कितना है 6 है। लेकिन यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा और केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे इसके अंदर, लेकिन जो प्रोटॉन्स हैं वो कितने हैं इसके 6, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के लिए इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, पहले एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उसके लिए एनर्जी चाहिए, फिर दूसरा, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के लिए इसको बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में एनर्जी चाहिए, और फिर केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, जो कि न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स हैं। 6 प्रोटॉन्स को 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना, तो वो भी एक तरह से नहीं हो पॉसिबल है, और ये एटम अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, यानी राइट। नेक्स्ट कह रहे हैं कि C4 माइनस क्यों नहीं बनाता है, यानी एनाइन क्यों नहीं बनाता है। एनाइन बनाने का मतलब है कि इसको 4 और इलेक्ट्रॉन ले ले ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि इसके प्रोटॉन नंबर तो 6 ही रहेगा, 6 प्रोटॉन्स रहेंगे, और 4 और इलेक्ट्रॉन्स जुड़ जाएँ, मीन्स कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर पाएँ, वो भी पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए कार्बन जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। उससे क्या होगा कि उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, और दूसरे जिस एटम के साथ में वो शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होता है इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड्स। ठीक है, होमोलोगस सीरीज क्या होती है। होमोलोगस सीरीज का मतलब होता है कि किसी भी एक फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड्स का, जैसे सबसे पहले आपका सपोज मैथ ग्रुप होता है, यानी कि एक कार्बन, फिर आपका एथ ग्रुप होता है, फिर आपका प्रॉप ग्रुप होता है, तो ये सब सीरीज में हो, मीन्स एक के बाद एक हो। जैसे एल्डिहाइड का है, तो एल्डिहाइड की सीरीज आप कैसे बनाओगे, जैसे मिथेनल, ठीक है, मिथेनल होगा पहला, दूसरा क्या होगा इथेनल हो जाएगा, फिर क्या होगा आपका प्रोपेनल हो जाएगा। ठीक है, तो एक ऐसे कार्बन कंपाउंड की सीरीज कॉन्सिक्यूटिव सीरीज जिसमें हर 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स के बीच में 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन एटम्स का डिफरेंस होता है, वो हमारी कहलाती है होमोलोगस सीरीज। किसी भी होमोलोगस सीरीज में जो कार्बन कंपाउंड की होगी, उसमें 2 कॉन्सिक्यूटिव मेंबर्स के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो CH2 का होगा, यानी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। जैसे यहाँ पर देखोगे आप मिथेनल, मिथेनल का फॉर्मूला क्या होगा HCHO, और इथेनल का क्या होगा CH3CHO। ठीक है, तो इस तरह से, इसी तरह से यदि प्रोपेनल को देखोगे तो क्या होगा C2H5CHO, राइट। तो इस तरह से इनमें CH2 का अंतर होता है। साथ में यदि आप मॉलिक्यूलर मास से बात करोगे तो किसका होगा, एक कार्बन मतलब कितना हुआ 12 यूनिट, और 2 हाइड्रोजन मतलब 2 यूनिट, यानी कितना 14 यूनिट का डिफरेंस। यदि हम मास से देखेंगे तो 14 यूनिट का डिफरेंस होगा बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स, 14 यूनिट। यहाँ पर भी देखेंगे हम तो 14 यूनिट का डिफरेंस आएगा, राइट। तो इसको हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। आपसे कहा है राइट मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एनी 2 कॉन्सिक्यूटिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड। मैंने इसीलिए यहाँ पर एल्डिहाइड का लिखा, आप इन फार्मूला को लिख सकते हो, इनका स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। जैसे यदि HCHO का स्ट्रक्चर बनाना है तो आपका ये स्ट्रक्चर बन गया, और इथेनल का बनाना है तो आपका 2 कार्बन लोगे आप, और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, और यहाँ पर आपका ये एल्डिहाइड ग्रुप बन गया। ठीक है, तो ये वाला जो है आपका, मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर ये बहुत हौच पौच लग रहा है, इसको थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ मैं, मिथेनल HCOH, ये हो गया आपका मिथेनल, ये हो गया आपका इथेनल, राइट। तो ये दोनों आपने कर लिया, क्लियर हो गया। इसको हम यहाँ पर क्लीन करके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ साइक्लोहेक्सेन। बहुत आसान है, आपको सीधे सीधे साइक्लिक स्ट्रक्चर पहले कार्बन का बना लो, और उसके बाद उसको आप हाइड्रोजन से अटैच कर दो, राइट। ये आपके 2 हाइड्रोजन यहाँ पर
अटैच हो जाएंगे, एच एच, राइट। इसी तरह से यहाँ पर हो जाएंगे आपके 2 एच, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर हो गए 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस पर हो गए, यहाँ पर हो गए, और फिर यहाँ पर हो गए। तो साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर में क्या होता है, C6H12 होता है। ये भी एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हो जो जनरल फार्मूला होता है उसके हिसाब से हेक्सेन का फार्मूला क्या होगा, C6H14। तो जब भी हमारा कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर में होने की वजह से, इसलिए इसका फार्मूला क्या हुआ, C6H12। ये हमारा बन जाता है साइक्लोहेक्सेन, राइट। ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। क्वेश्चन 34 का ऑप्शनल पार्ट करते हैं। नेम अ कमर्शियली इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप OH एंड राइट इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो OH का मतलब क्या हुआ, अल्कोहल ग्रुप है, और जो कार्बन कंपाउंड कमर्शियली इंपॉर्टेंट है अल्कोहल का वो है आपका इथेनॉल। क्या है आपका, इथेनॉल। इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हो, पूछा है आपसे, C2H5OH हो जाता है। इसका इवन स्ट्रक्चर भी आप ड्रॉ कर सकते हो, ये आपका स्ट्रक्चर बन जाता है, राइट। इस तरह से क्लियर हुआ। फिर कहा है आपसे राइट केमिकल इक्वेशन टू शो इट्स रिएक्शन विद सोडियम मेटल। पहली रिएक्शन आप लिख देते हैं यहाँ पर सोडियम मेटल के साथ में, C2H5OH प्लस Na गिव्स C2H5ONa और प्लस H2। यहाँ पर H2 है तो हम इसको बैलेंस भी कर सकते हैं इस तरह से करके, ये रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी एक्सिस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ में। तो जब C2H5OH और कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ में रिएक्शन करता है तो बनता है आपका इथीन, CH2CH2 और प्लस वाटर आपका यहाँ पर अलग हो जाता है। तो आपने रिएक्शन लिख दिया है, इसमें क्या बनता है आपका इथीन बनता है। और ये रिएक्शन डिहाइड्रेशन रिएक्शन कह सकते हैं इसको, डिहाइड्रेटिंग एजेंट इसमें H2SO4 होता है जो कि वाटर को अलग कर रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन आपको बतानी है इथेनोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट। जब इथेनॉल से इथेनोइक एसिड की रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, ठीक है, एसिड कैटलिस्ट, तो यहाँ पर जो रिएक्शन बनती है वो क्या बनती है आपकी, थर्ड रिएक्शन हम लिख देते हैं यहाँ पर CH3COOH प्लस C2H5OH, राइट। तो यहाँ पर एसिड कैटलिस्ट हमने लिया है, और क्या बन जाता है यहाँ पर, ईस्टर बनता है जिसको हम लिख सकते हैं CH3COOC2H5 और प्लस बन जाता है यहाँ पर वाटर। ये आपकी रिएक्शन है जब इथेनोइक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, थर्ड रिएक्शन जो आपने लिखी यहाँ पर, राइट। तो इसमें ईस्टर बनता है जो कि एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है जिसको कि हम कहते हैं ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं। और फोर्थ रिएक्शन जो है यहाँ पर, फोर्थ रिएक्शन आपकी जब इथेनॉल C2H5OH है और ये पोटेशियम डाइक्रोमेट जो कि एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 से इसकी रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर इथेनोइक एसिड बनता है, ये इसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है COOH, क्लियर। तो ये हमारी रिएक्शन होगी फोर्थ वन। यहाँ पर आपसे कहा है ऑल्सो राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इन ईच केस। तो यहाँ पर आप जो प्रोडक्ट बने हैं उनके नेम भी लिखने हैं आपको, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिए, फिर भी चलो लिख देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। इसमें आप चाहो तो ये इस तरह से माइनस प्लस साइन भी लगा सकते हो। ये आपका है इथीन, राइट। ये आपका है ईस्टर, क्लियर, ईस्टर। और ये आपका बन जाता है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। इस तरह आपको रिएक्शन के जो बने हैं प्रोडक्ट उसका नाम लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दिस इज 35 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं जो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन होते हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में। तो सबसे पहले तो जो हार्मोन्स प्लांट्स में सीक्रेट होते हैं वो होते हैं सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, दीज आर द सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, राइट। जबकि जो एनिमल्स में होते हैं वो होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये कैसे होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स
ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। फिर ये जो सीक्रेट होते हैं प्लांट हार्मोन्स, ये सीक्रेट होते हैं स्पेसिफिक सेल्स के द्वारा, ठीक है, स्पेसिफिक सेल्स के द्वारा, और ये सीक्रेट होते हैं स्पेसिफिक ग्लैंड्स के द्वारा, राइट। ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो है वो डिफ्यूज़ होते हैं, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। और जो प्लांट हार्मोन्स हैं वो आपका जाइलम और फ्लोएम के थ्रू जो है वो डिफ्यूज़ होते हैं। ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पर, डिस्टेंस ऑर्गन पर टारगेट करते हैं, जबकि ये नियर बाय पार्ट पर या नियर बाय रीजन पर प्लांट के वहाँ टारगेट करते हैं। तो इनके जो टारगेट ऑर्गन होते हैं वो नियर बाय होते हैं, जबकि जो एनिमल्स में होते हैं वो नियर बाय नहीं होते हैं, वो डिस्टेंट रीजन्स में होते हैं, डिस्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, इनके टारगेटेड ऑर्गन्स होते हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंस? तो इंटेलिजेंस के लिए जो पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है वो आप लिख दोगे यहाँ पर सेरिब्रम होता है, ठीक है। सेरिब्रम जो है आपका इवन इमोशंस के लिए, हियर और सी जो भी हम देखते हैं उन सब के लिए भी सेरिब्रम ही रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है आपका राइटिंग अ बाइसिकल। बाइसिकल राइड करने के लिए आपको कोई पार्ट ब्रेन का रिस्पॉन्सिबल है जो आपको लर्न करने में मदद करता है, दैट इज़ द सेरिबेलम। कौन सा पार्ट है वो? सेरिबेलम, वही जो कि बैलेंस करना आपको सिखाता है। इट कंट्रोल्स द पोस्चर्स ऑल्सो। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉमिटिंग? इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल पार्ट है दैट इज़ द मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, राइट। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग हंगर। तो हाइपोथैलेमस जो है आपका वो पार्ट है जो कि आपका हंगर को कंट्रोल करता है, ठीक। हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन जो कि आपका हंगर कंट्रोल करता है और जो आपके हंगर क्यूज हैं उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। जब भी हम जैसे खाते हैं तो हमारा जो स्टमक है वो एक्सपेंड करता है, तो ये सारे सिग्नल्स हैं वो कौन नोटिफाई करता है? हाइपोथैलेमस। तो वही बताता है कि अब जो है हमारा पेट भर गया है और हमें अब रुक जाना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट है हाउ इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरीज? तो दोनों ही पार्ट जो है मैकेनिकल इंजरीज से प्रोटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द जो हमारे अंदर जो 3 मेम्ब्रेन्स होते हैं जिनको मेनिंजेस बोलते हैं और जिनके बीच में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड की वजह से जो है वो हम मैकेनिकल इंजरीज से बचे रहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, एक कुशन प्रोवाइड करता है, चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड है या ब्रेन है उसको, और उसकी वजह से ये शॉक एब्जॉर्बर जैसा काम करता है। क्लियर? अब ऑप्शनल पार्ट करते हैं, बी पार्ट। व्हाट आर ट्रॉफिक मूवमेंट्स? गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट हार्मोन विच नंबर 1 इनहिबिट्स ग्रोथ, नंबर 2 प्रोमोट्स सेल डिवीजन। तो डेफिनेशन लिखोगे आप ट्रॉफिक मूवमेंट, द मूवमेंट ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में जो भी स्टिमुलस है उसके रिस्पॉन्स में जो प्लांट का मूवमेंट होता है उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। इसको हम ग्रोथ मूवमेंट के नाम से भी जानते हो, राइट। ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं लाइक आपके फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होगा, कीमोट्रॉपिज्म होता है, जियोट्रॉपिज्म होता है और हाइड्रोट्रॉपिज्म होता है। नेक्स्ट है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट हार्मोन विच इनहिबिट्स ग्रोथ। तो जो ग्रोथ को इनहिबिट करता है यानी कि रोकता है वो होता है आपका एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। और जो प्रमोट करता है सेल डिवीजन को ये होता है आपका साइटोकाइनिन, ठीक है। ये दोनों आप लिख दोगे, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट पार्ट है एक्सप्लेन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ टेंड्रिल इन पी प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच। टच के रिस्पॉन्स में पी प्लांट का टेंड्रिल किस तरह से मूवमेंट करता है। नेम द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मूवमेंट, और कौन सा वो हार्मोन है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर तुम्हें ध्यान होगा जो टेंड्रिल होता है वो क्या करता है, मूव करता है सरफेस की ओर, टच करता है जिस सरफेस को उसी की ओर टर्न करता है। समझ लो एक पी प्लांट है, राइट, और ये एक सरफेस है। तो ये पी प्लांट का जो ये ब्रांच है ये जैसे ही इस सरफेस के टच में आती है, राइट, यहाँ पर ये इसके टच में जैसे ही आई तो क्या हुआ, जो शेडी पार्ट है यहाँ पर, जो पार्ट सरफेस के टच में है यानी ये वाला जो पार्ट है आपका,
यहाँ पर कम ऑक्सीजन रिलीज होगा, यहाँ पर इस पार्ट पर कम ऑक्सीजन रिलीज हुआ, और जो सरफेस से अवे है यहाँ पर इस पार्ट पर ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज हुआ। ऑक्सीजन क्या हमारा ग्रोथ हार्मोन है, तो यहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी, यहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हुआ, ज़्यादा ग्रोथ होगी। यहाँ पर कम ऑक्सीजन रिलीज हुआ, कम डिफ्यूज़ होगा, कम ग्रोथ होगी। तो उससे क्या होगा, ये इस तरह से बैंड कर जाता है। तो ये डायरेक्शनल मूवमेंट हमारा टच से टच के जब भी संपर्क में आएगा, यानी किसी भी सरफेस को टच करेगा पी प्लांट, तो इस तरह से उसका मूवमेंट होता है कि जो कर्ल्स बनते हैं, या आप कह सकते हो ये सर्किल से बनते हैं टेंड्रिल के, तो वो ऑक्सीजन हार्मोन की वजह से बनते हैं कि ऑक्सीजन हार्मोन हमेशा सरफेस से दूर जो है वो आपका ज़्यादा डिफ्यूज़ होगा और इधर कम, राइट। तो हार्मोन का नाम आपको लिखना है, यहाँ पर आप लिख सकते हो यहाँ पर ऑक्सीजन इज द हार्मोन। ठीक है, ऑक्सीजन हार्मोन जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डायरेक्शनल मूवमेंट। क्वेश्चन 36 करते हैं। अपर हाफ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद द ब्लैक पेपर। ठीक है, जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका अपर हाफ पोर्शन आपने कवर करना है, ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिस्टेंस 2f। जब एक ऑब्जेक्ट 2f डिस्टेंस पर प्लेस्ड है तब आपको रे डायग्राम शो करना है। कब? जबकि ऊपरी पोर्शन आपने लेंस का कवर किया हुआ है, यानी आपको नीचे से रेज लेकर जानी है। मेंशन द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। आपको यहाँ पर पोजीशन और नेचर लिखनी है इमेज की। स्टेट द ऑब्जर्वेबल डिफरेंस इन द इमेज, मीन्स जिस डिफरेंस को आप ऑब्जर्व कर पाए वो क्या है, ऑब्टेन्ड इफ द इमेज इज अनकवर्ड। गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। तो सबसे पहले तो आपको रे डायग्राम बनाना है, जबकि आपका अपर हाफ लेंस का कवर्ड है। तो यहाँ पर हम रे डायग्राम बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर एक पहले प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पर आपने लिया लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है, राइट। और इस कॉन्वेक्स लेंस का आपका अपर हाफ जो है वो कवर्ड है। अपर हाफ हम कवर करेंगे इसको। अपर हाफ कवर इस तरह से कर देना है, शेडेड कर देना है, क्लियर। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। और बाकी हम बनाते हैं यहाँ पर इसका F1 हो गया, ये हो गया 2F1, ये हो गया आपका F2, और ये हो गया आपका 2F2। ऑब्जेक्ट है आपका F1 पर, तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देना है। ये हमारा ए बी ऑब्जेक्ट है, लिखा है यहाँ पर, कहाँ पर प्लेस्ड है आपका 2F पर। तो यहाँ पर रेज कैसे जाएंगी, देखो पहली रे हम कैसे ले जाएंगे, यहाँ फोकस से ले जाएंगे। ठीक है, तुम्हें पता है जब फोकस से ले जाती है तो कहाँ जाती है, पैरेलल जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। ठीक है, और इसी तरह से हम दूसरी रे लें, यहाँ से हम फोकस से थोड़ा सा पहले से ले गए यहाँ पर, ये आई रे हमारी, और फिर हमारी रे यहाँ पर ये इस तरह से कुछ कटती हो जाएगी। ये हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई, ए डैश बी डैश। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पर इमेज बनी है। ठीक है, ये हम एरो शो कर देंगे इस तरह से करके। अब ये जो रेज है ना, तुम्हें ये मालूम होगा कि हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो 2 रेज यूज़ करते हैं, लेकिन एक्चुअल में बहुत सारी रेज हैं जो कि आती हैं लेंस पर, राइट। तो यदि हमने हाफ पोर्शन कवर भी कर दिया, चाहे वो हम ऊपर का करें और या फिर हम नीचे से कवर करते हैं, इट डजेंट मैटर, हमारी इमेज बनेगी। बस जो एक ऑब्जर्व करने लायक डिफरेंस होगा वो क्या होगा आपका, कि जो इमेज बनेगी वो फेंटर होगी देन दैट ऑफ द प्रीवियस वन। पहले आप लिखोगे मेंशन द पोजीशन। तो पोजीशन क्या है यहाँ पर इमेज की, पोजीशन ऑफ इमेज, राइट, एट, बल्कि यहाँ पर आप लिखोगे बिटवीन F2 एंड 2F2। फिर पूछा है नेचर। नेचर क्या है इमेज का, नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। हमारी इमेज कैसी बनी है, रियल इन्वर्टेड बनी है। साथ ही हमें क्या देखना है कि साइज़ क्या है। साइज़ पूछा नहीं है बट यू कैन राइट, साइज़ क्या है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा पहला आंसर यहाँ तक का हो गया। फिर हमें लिखना है कि वो कौन सा डिफरेंस है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जो इमेज फॉर्म हुई है वो हमारी कैसी बनी है, फेंटर है। द इमेज फॉर्म्ड इज फेंटर, इमेज फॉर्म्ड with covered lens
इज फेंटर, ठीक है। और आप कह सकते हो कि इंटेंसिटी इज लो और विद लो इंटेंसिटी, जबकि जो हमारा लेंस अनकवर्ड है उससे जो इमेज ऑब्टेन होती है वो बहुत ही शार्प इमेज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर रीज़न क्या दोगे आप? जस्टिफाई और आंसर, गिव रीज़न। आपको रीज़न ये देना है क्योंकि अभी क्या हो रहा है, हमने आधी रेस तो ब्लॉक कर दी ना, तो चूंकि अब कम रेस जा रही है इसलिए जो इंटेंसिटी है इमेज की वो कम है, उतनी शार्प नहीं दिखेगी, थोड़ा सा फेंट दिखेगी। जबकि यदि हमारा लेंस कवर नहीं होता है तो हमारी इमेज पूरी शार्प दिखती है, ब्राइट दिखती है। तो इस तरह से आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। करते हैं बी पार्ट। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। देखो हमारा लेंस कौन सा दिया है यहाँ पर, हमें जो गिवन में है वो दिया है कॉन्केव लेंस, राइट। और यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जिसको हम यू से डिनोट करेंगे -30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव लेते हैं। फोकल लेंथ 15 है, ये भी हमारा माइनस में आएगा क्योंकि तुम्हें पता है इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस या कॉन्केव मिरर फोकल लेंथ आपकी माइनस में होती है क्योंकि हमेशा फोकस नेगेटिव साइड होता है, मीन्स लेफ्ट साइड होता है। तो हमने लिख लिया यहाँ पर -सेंटीमीटर। कहा है आपसे यूज लेंस फॉर्मूला टू डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। यहाँ पर आपको लेंस फार्मूला यूज़ करके जो इमेज की डिस्टेंस है वो निकालनी है यूजिंग द लेंस फार्मूला। और देखो यहाँ पर डायग्राम नहीं मांगा आपसे, लेकिन जब हम वी निकालेंगे तो वो आपका 15 सेंटीमीटर से कम आना चाहिए, तो आपका आंसर सही है। क्यों? क्योंकि जो कॉन्केव लेंस में जब ऑब्जेक्ट आपका बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर या इन्फिनिटी होता है तो हमेशा इमेज फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनती है, यानी जो इमेज डिस्टेंस आएगी वो आपकी लेस देन 15 आएगी। तो शुरू करते हैं इसको निकाल करके विद लेंस फार्मूला करते हैं, राइट। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f लेंस फार्मूला आपने लिख लिया। 1/v हमको निकालना है, हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं 1/f प्लस 1/u, राइट। 1/v इक्वल्स हो गया आपका 1/f की वैल्यू है -15 प्लस 1/-30, 30 आ गया, 15 टू जा तो -2 प्लस माइनस माइनस 13 1 जा, कितना आ गया आपका -3/30, यानी v की वैल्यू आ जाती है आपकी 30/10 यानी कि 10 -10 सेंटीमीटर। जो मैंने कहा था आपसे कि 15 से कम आना चाहिए, तो ये हमारा 15 से कम आया जो कि -10 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। आई होप अच्छे समझा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।